वेलकम टू अवर चैनल। आज है लेक्चर 5 डे 5 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज हम लोग सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज के मेन टॉपिक फंडामेंटल राइट देखेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सारे बेसिक से बेसिक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट 1955। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर 4 में देखा था कि 26 जनवरी तक कैसे कोई भी इंडिया में अपना सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले बहुत सारे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ चल गए थे। उस टाइम बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान ही कहलाता था। तो उस टाइम कुछ नियम अलग थे, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 को पढ़ा। उसके बाद फिर आर्टिकल 11 के तहत ये पार्लियामेंट पर डिसीजन छोड़ दिया गया कि कैसे आगे इंडिया में कोई भी व्यक्ति सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 में। तो हम लोग अब इस टॉपिक को मेन स्टार्ट करते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेन दो चीज़ें कि कैसे कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। एक्वायर करने के तरीके लिखे हुए हैं एंड क्वाइट, कि कैसे वो इंडिया की नागरिकता उसे वो छोड़ सकता है या छीना जा सकता है। तो 5 वे है जिससे कोई भी व्यक्ति इंडिया में आकर के अपना सिटीजनशिप या इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त करता है, और 3 तरीके हैं जिससे उनको वो इंडिया का सिटीजनशिप छुड़ा जा सकता है। वो कौन कौन से 5 तरीके हैं? पहला है बाय बर्थ, जन्म से। इसमें भी कुछ प्रोसेस है। बाय डिसेंट, अगर उसके पूर्वज भारतीय रहे होंगे तो। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन, इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा करके। फोर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन। और फिफ्थ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, अगर किसी टेरिटरी को हमने अपने अंदर में कर लिया, सपोज कोई भी पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान पर इंडिया का कब्जा हो गया, ये सिर्फ तथ्य बात है, मतलब किसी तरह बोल रहे हैं, इसे मजाक ही लीजिएगा। तो फिर कैसे तो ऑटोमेटिक सारे पाकिस्तानी को इंडियन का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो लास्ट में वही है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी। अब 3 तरीके हैं जिससे कि इंडियन का सिटीजनशिप छोड़ा जा सकता है। तो पहला बाय रिनोंसिएशन, मतलब कि वो खुद से ही अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दें। सेकेंड, बाय टर्मिनेशन। एंड थर्ड, बाय डिप्रीविएशन, कि उससे छीन लिया जाए, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे वजह से उसका नागरिकता ही छीन लिया जाए, बाय डिप्रीविएशन। तो सबसे पहले हम लोग बाय बर्थ देखते हैं। बाय बर्थ में 3 नियम आए। कौन कौन 3 नियम आए थे? पहला था स्टार्टिंग में 1950 से लेकर 1987 पर्सन अगर कोई इंडिया में जन्म लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन कहला जाएगा। सिर्फ इंडिया में आकर के जन्म ले लिया तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं भी है तब पर भी, बट उसमें कुछ चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 1 जुलाई 1987 को उसमें चेंज किया गया। अगर कोई पर्सन, किसी बच्चा का जन्म इंडिया में होता है, साथ में उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर एक और लास्ट में चेंज आया, 3 दिसंबर 2004 को ये लागू हुआ
कि दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए और साथ में वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि दोनों में से किसी कोई भी एक इलीगल माइग्रेंट, जैसे कि बांग्लादेश से अभी बहुत सारे लोग असम में इलीगली इंटर कर जाते हैं, तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तब उसके बच्चे को इंडियन का सिटीजनशिप मिल जाएगा। एन इंडिविजुअल शैल बी सिटीजन इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर इंडियन सिटीजन और one of them of their parent is an Indian citizen and other is not an illegal migrant in the country at the time of birth। ये हुआ, तो इसको लिख लेते हैं बाय बर्थ में। पहला क्या देखे थे, बाय बर्थ। तो सबसे पहला टाइमलाइन 26 जनवरी 1952, 1 जुलाई 1987। बस उस पर्सन का जन्म कहाँ हो जाना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। पर्सन बर्थ इन इंडिया। irrespective of the nationality of their parents। वो कहीं के भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं था। फिर सेकंड टाइमलाइन 1 जुलाई 1987 टू 31 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004। इसमें क्या कहा गया, पर्सन का बर्थ इन इंडिया प्लस साथ में क्या, पेरेंट में से कोई एक वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब थर्ड, आफ्टर 3 दिसंबर 2004। पर्सन बर्थ इन इंडिया प्लस either of his parent is a citizen of India and should not be a illegal migrant। यह बाय बर्थ के आधार पर ये 3 तरीका है कि आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बाय डिसेंट वंश के आधार पर, वंश के आधार पर वंश के आधार पर, और इसमें बाय बर्थ में इतना अंतर है कि इसमें जन्म आपका इंडिया में होना चाहिए
बाय बर्थ और बाय डिसेंट वंश के आधार पर यह है कि अगर आपका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है तो आपको नागरिकता कैसे मिल रही होगी। तो इसमें भी दो टाइमलाइन है। पहला टाइमलाइन आपको है 26 जनवरी 1952, 10 दिसंबर 1992। तो इसमें था कि आपका बर्थ कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है, बट आपके फादर जो होने चाहिए वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक, बर्थ आउटसाइड इंडिया एंड फादर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड है आफ्टर 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 के बाद किया। और इसमें भी फिर एक न्यू रूल भी ऐड हुआ 3 दिसंबर 2004 को कि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 में सिर्फ इतना सा चेंजेस है, यहाँ पर फादर मेंशन किया गया है स्पेशल रूप से फादर को। बट 10 दिसंबर 1992 के बाद फादर या मदर दोनों में से कोई भी इंडियन सिटीज़न हो और उसके बच्चे का जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 3 दिसंबर 2004 को उसमें ऐड हुआ कि उसका बच्चा जहाँ भी जन्म लिया हो उसने वहाँ की नागरिकता नहीं ली हो और साथ में विदिन द 1 साल के अंदर उसको इंडिया में आकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसके अपने बच्चे का, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी विदिन 1 ईयर। उसमें उसको भारत में आ करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, जैसे कि आकर के वो इंडिया में अपना आधार कार्ड बनवा लें या फिर किसी भी तरह से वो यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें इंडियन कॉन्सुलेट में आकर के। ठीक, अब मतलब कि फादर या मदर में से कोई एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक। और 2004 में सिर्फ एक ही बात ऐड हुई कि विदिन द 1 ईयर उसको इंडियन कॉन्सुलेट में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा उसके बच्चे के इंडियन सिटीजनशिप के लिए। बट आउटसाइड इंडिया प्लस पेरेंट एनीवन शुड बी इंडियन सिटीजन। एक पॉइंट नोट में बस लिख लीजिए कि 3 दिसंबर 2004 में ऐड हुआ चाइल्ड शुड रजिस्टर विद इन 1 ईयर इन इंडियन कॉन्सुलेट।
अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर इस टर्म या कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब थर्ड है, पहला बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, अब बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन कि कैसे मिलेगा इंडियन का सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए नियम है, बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम है कि वो इंडियन, अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इट मीन्स कभी उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन रहे होंगे, तो उसको इंडिया में आकर के कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। अगर स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन है तो तब पर भी उसको 7 साल इंडिया में आकर के रहना पड़ेगा। अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है जिसका एज 18 से कम है, तो उसको OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड के तहत 5 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ करेगी इंडियन सिटीजनशिप के लिए। पहला नियम क्या है कि वो इंडियन का सिटीजन, मतलब इंडियन ओरिजिन का सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके पूर्वज कभी न कभी इंडियन के हो तो उसको इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI। तो उसको 7 साल आकर के इंडिया में रहना पड़ेगा। स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन, सपोज आप ही में से किसी ने जा कर के बाहर शादी कर लिया, फॉरेन, इंडिया के बाहर, वेदर इट इज़ इन नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, USA। अब उसको आप इंडिया लेकर के आए तो उसको कम से कम 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी। फिर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को 5 साल इंडिया में आकर के रहना पड़ेगा। इस तरह से सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन उसे मिलेगा। तो क्या क्या कंडीशन है? एलिजिबिलिटी क्या क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, residing in India for 7 year। ये पहला हो गया। दूसरा, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन, इसको भी कितना साल, 7 ईयर रिसाइड करना पड़ेगा इन इंडिया। थर्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड, उसको 5 ईयर लिव इन इंडिया। उसके बाद इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट देन ही विल गेट द सिटीजनशिप। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और इसमें है मैनर जनरल इक्वालिटी दी। मैनर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट who are
सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था इसमें ये लास्ट वाला कि 3 दिसंबर 2004 के बाद ये चेंजेस हो गया था कि उसको उस बच्चे को विद इन 3 ईयर इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाय रजिस्ट्रेशन में कोई भी माइनर चिल्ड्रन है पेरेंट जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो उसको भी 1 साल के बाद, अगर 1 साल के अंदर करवा लेते तो उसको इंडियन कॉन्सुलेट में ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के रजिस्ट्रेशन होगा। तो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट then above will get citizenship of इंडिया। ये हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। अब चौथा क्या था? बाय न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या नियम है? बाय न्यूट्रलाइजेशन में बाय न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ उसी को मिलेगा कि वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो कि इलीगल माइग्रेंट ना हो और वो ब्लैकलिस्टेड कंट्री का मेंबर नहीं हो या फिर वहाँ का सिटीजन नहीं हो। इसमें होता है कि उस पर्सन को कम से कम 14 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और एटलीस्ट 11 ईयर। देखिए इसमें होता है कि कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति आकर के इंडिया में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है बाहर का, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो तो उसको 14 साल तक इंडिया में आकर के रहना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और कम से कम उसको 14 सपोज उसको कभी घर जाने का मन हुआ तो वो घर जा सकते हैं बीच बीच में, बट एटलीस्ट 11 साल, उस 14 साल में 11 साल तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। और साथ में जिस टाइम वो एप्लीकेशन दे रहे हो उसके पहले उसको 12 मंथ यानी 1 साल इंडिया में रहना ही पड़ेगा, तभी उसको बाय न्यूट्रलाइजेशन इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। और साथ में उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ना कि मतलब उस पर कोई केस नहीं हुआ हो, कोई भी वो क्राइम वैसा नहीं कर दिया हो इंडिया में रह करके। क्या कंडीशन था? सिटीजन सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसी को ग्रांट किया जा सकता है जो कि इलीगल माइग्रेंट नहीं हो और ना ही ब्लैकलिस्टेड कंट्री का सिटीजन हो। सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन ये है कि वो कम से कम इंडिया में 14 साल, अगर बीच में घर गया है तो मिनिमम 11 साल। सपोज 1 महीना के लिए घर चले गया, फिर कभी 2 महीना के लिए विदेश गया हो अपने घर पर, तो लेकिन 11 साल तक वो इंडिया में रहा हो। और साथ में जिस दिन वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है कि उसको बाय न्यूट्रलाइजेशन इंडियन का सिटीजनशिप मान लिया जाए, उस दिन से 1 साल पहले तक वो इंडिया से बाहर ना गया हो। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन। क्या कंडीशन था? सर्टिफिकेट of naturalization can be granted। तो सेम बात का मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए एंड नॉट अ कंट्री विच इज़ ब्लैकलिस्टेड। ठीक। सेकेंड थिंग कि वो एप्लीकेशन के पहले, मेकिंग एन एप्लीकेशन, वो 12 मंथ
तक इंडिया में रह रहे हो और कम से कम 11 साल, एटलीस्ट 11 साल उसने टोटल इंडिया में निवास किया हो, साथ में साथ गुड कैरेक्टर। ठीक, ये हो गया। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक और बात है इसमें कि उसको 8 शेड्यूल में जो नॉलेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज उसको आना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड लैंग्वेज विच इज इन 8 शेड्यूल ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ 8 शेड्यूल। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देख लेते हैं। अगर वो साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमन प्रोसेस, वर्ल्ड पीस, इसमें से किसी एक में उसको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एडुकेट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा है नॉलेज, तो जो भी इस प्रोसेस था, ये तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ या फिर कोई ऑल कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट हटा करके उसको बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाहा तो देन ग्रांट। किस किस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए? साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमन, वर्ल्ड पीस। अगर इस समय से किसी एक का रिलेटेड किसी एक में उसको नॉलेज है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन waived any one or all condition of naturalization। ये सारे कंडीशन को हटा सकती है। हटा करके अगर इस सब का नॉलेज है तो उसको इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन देन उसको ग्रांट कर सकती है इंडियन सिटीजनशिप। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग एक लास्ट था, कौन सा था? बाय न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय बर्थ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी। तो इसमें अगर कोई भी टेरिटरी अगर वो इंडिया का पार्ट बन जाती है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हेन एनी टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाती है तो ऑटोमेटिक वहाँ के सारे पीपल को इंडियन सिटीजनशिप की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम लोग क्यूट करने का 3 प्रोसेस देखेंगे, बाय रेनुंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डिप्रीविएशन। क्यूट ऑफ सिटीजनशिप। फर्स्ट, बाय रेनुंसिएशन। मतलब कि अपनी इच्छा से उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो उसका सिटीजनशिप इंडिया का ख़त्म हो जाएगा खुद से।
बट इसमें भी एक है कि अगर इंडिया किसी भी वार कंडीशन में हो, बिजी इन वार हो, तो वो इस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते कि वो वॉलंटरी डिक्लेरेशन करते अपने सिटीजनशिप का कि अब हम इंडिया के भारतीय नहीं है। तो वार के कंडीशन में ये नहीं होगा, वार के कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। इफ इंडिया इज बिजी इन वार, इफ इंडिया इज देन नॉट। अगर वैसे व्यक्ति सिटीजनशिप का त्याग कर रहे हैं जिसको कोई एक माइनर बच्चा भी है, तो उस बच्चे का भी ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया का ख़त्म हो जाएगा, माइनर चाइल्ड का। ऑफ माइनर चाइल्ड ऑल्सो रिमूव्ड, उसका सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगा। बैड टर्मिनेशन, बैड टर्मिनेशन में सिंपल है कि इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप थ्योरी अपनाया है, ठीक। तो अगर वो पर्सन किसी बाहर विदेश में जा कर के वहाँ का नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिक उसका इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। तो सेकेंड, बैड टर्मिनेशन। ऑटोमेटिक लॉसिफ another country citizenship is acquired। अब थर्ड, बैड डिप्रिसिएशन। अब गवर्नमेंट कैसे नागरिक का सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है? फ्रॉड हो, डिसलॉयल्टी और एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, अनलॉफुल ट्रेडिंग विथ एनिमी के साथ किया हो, या फिर उसको जेल हो गया हो कितने साल के लिए, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस है इंडिया का, तो उसको आउट ऑफ इंडिया 7 साल के लिए जेल हो गया हो। अगर कोई इंडियन का सिटीजन हो और उसको इंडिया के आउटसाइड कंटिन्यू 7 साल के लिए जेल हो गया हो, तो इन सब तरीके से सिटीजनशिप उसे छीना जा सकता है। तो बैड डिप्रिविएशन, पहला वो फ्रॉड के ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड किस चीज़ में क्या हो, इंडियन के सिटीजनशिप को लेने के लिए उसने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो। सेकेंड, डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी नेशनल एक्टिविटी, जो ऐसा एक्टिविटी जो कि देश के विरुद्ध हो। थर्ड, अनलॉफुल ट्रेडिंग विथ इनेमी के साथ कनेक्शन हो, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया हो जो कि वो तो एंटी नेशनल हो जाएगा। वो मतलब कि कनेक्शन में हो एनिमी के साथ, तब पर भी उसका सिटीजनशिप लिया जा सकता है। कनेक्शन
with enemy country. अगर किसी ने बाय न्यूट्रलाइजेशन के तहत इंडियन सिटीजनशिप पाया था और उसको 5 साल के अंदर में ही 2 साल से ज़्यादा के लिए जेल हो जाए तो भी उसका इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। इम्प्रिजमेंट मतलब कि ना कि सिर्फ केस हुआ हो बल्कि उस केस में उसकी पुष्टि हो गई हो और उसे 2 साल से ज़्यादा के लिए जेल की सज़ा दी गई हो, उसको सज़ा सुनाई गई हो। इम्प्रिजमेंट 2+ year within 5 year for whom who gets citizenship by naturalization. और 5th कोई भी इंडियन निवासी इंडिया के बाहर 7 साल के लिए कंटिन्यू बाहर है। अब हम लोग कुछ स्कीम पर लेते हैं। OCI स्कीम, PIO स्कीम, ये दोनों, और फिर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या स्कीम लाया गया। ठीक, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग इंडिया के बाहर रहते हैं तो उससे हमेशा कनेक्टिविटी रखने के लिए इंडियन ओरिजिन के लोगों से हमेशा कनेक्टिविटी, क्योंकि जो भी लोग विदेश जाते हैं अगर वो 7 साल से ज़्यादा के लिए बाहर चल जाए तो उसका रेसिडेंस इंडिया का ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, बट एक उसका कनेक्शन इंडिया में रहता है। वो लोग बाहर में कमा रहे हैं और पैसा इंडिया भेजते हैं, सपोज वो 7 साल से ज़्यादा रह गए जैसे, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं इंडिया की, हमेशा उससे कनेक्शन बना हुआ रहे। तो उसके लिए सबसे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन डायस्पोरा के लिए लाया गया इसमें PIO स्कीम। किसके लिए लाया गया? इंडियन डायस्पोरा के लिए। क्यों? क्योंकि इंडियन ओरिजिन के पीपल के साथ एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप रहे उसके लिए। इसका फीचर क्या था कि वो इंडिया में 15 साल तक वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, साथ में एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। और ये किसके लिए था? वैसे सिटीजन के लिए जो इंडिया के बाहर मतलब कि 7 साल से ज़्यादा रहे हो। और ये किन देशों के लिए नहीं था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और ईरान। वैसे लोग जो जाकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और ईरान में रहे थे वो लोग को PIO स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ में PIO स्कीम के तहत जो भी इंडिया में आ सकते हैं वो इंडिया में आकर के एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकते हैं। ये हो गया हमारा PIO स्कीम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे OCI स्कीम जो कि 2005 में आया। सेम बात यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस लिए PIO स्कीम 1990 में लॉन्च हुआ था।
किस चीज़ को, टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विथ इंडियन ओरिजिन पीपल, जो इंडियन के ओरिजिन पीपल है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। इसके फीचर क्या क्या थे, 15 साल तक उनको फ्री वीज़ा दिया जाएगा, वो आकर के यहाँ एजुकेशनल एंड कोई काम यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। और इसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब मिलेगा, जब वो लगातार 7 साल तक इंडिया में रहे होंगे। बट उसके बाद भी वो लोग एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं। और साथ में वो पर्सन कहाँ के नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और ईरान, ये 7 कंट्री के, सॉरी ये 6 कंट्री के वो लोग नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड ईरान। अब उसके बाद आया OCI स्कीम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कब आया, 2005 में। उसके बारे में देख लेते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, इसमें PIO स्कीम के तहत कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि लाइफ टाइम फ्री वीज़ा दिया गया ट्रैवल के लिए, लाइफ टाइम फ्री। उसमें 15 साल था, 15 साल तक था इसमें लाइफ टाइम। इसमें भी वो लोग आकर के एजुकेशन एंड फिनेंशियल बेनिफिट ले सकते थे। इसमें सिर्फ 5 साल तक ही उनको इंडिया में रहना था, उसके बाद उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी सेम था कि वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकते थे। और उसमें जहाँ 6 कंट्री को मना किया गया था, OCI स्कीम में सिर्फ 2 कंट्री को, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें सिर्फ 2 ही कंट्री को तहत उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, बाकी सब कंट्री को वो सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ME के तहत। ओवरसीज सिटीजनशिप OCI स्कीम किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, तो LN सिंघवनी सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम लाया गया। और इस स्कीम में 3 बार अमेंडमेंट भी हुए, 2003 में, 2005 में, फिर 2005 में और एक 2015 में। 2015 में ये हुआ था कि PIO स्कीम और OCI स्कीम को मर्ज कर दिया गया और इस स्कीम का नाम चेंज करके कर दिया OCI कार्ड होल्डर। सेम चीज़ को लिख दी है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या मिलता है, लाइफ टाइम फ्री वीज़ा ट्रेवल, वो आके यहाँ पर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। 5 साल रहने के बाद उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाता है। वो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को नहीं खरीद सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही जगह के लोगों को, 2 ही कंट्री के लोगों को मना किया गया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फिर 2015 में OCI और PI दोनों को मर्ज करके उसका न्यू नेम रख दिया गया, OCI कार्ड होल्डर। और इसका जो भी प्रोविज़न था वो सेम एज OCI रखा गया। अब हम लोग देखेंगे CAA, इट मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड 2014। इस 2 टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे सिटीजनशिप को लेकर के। तो जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी एंड क्रिश्चियन जो भी मैनर थे किस कंट्री में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उस कंट्री से जो इंडिया में लोग आए थे उसको यहाँ का सिटीजनशिप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बेसिस पर देना जाना था। ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2099। बट इसका एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, वो था असम एकॉर्ड एक साइन हुआ था 15 अगस्त 1985 को। उसमें कहना था कि जो भी लोग 24 मार्च 1979 के बाद असम में आए हैं उनको बाहर करना था। इट मीन्स उसको असम में
शामिल नहीं करना था। ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश से असम में कुछ हिंदूज भी आए होंगे, तो ये असम अकॉर्ड या असम समझौता जो हुआ था उसके विरुद्ध भी ये कहीं ना कहीं असम में हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था इसका। और इसमें एक और था कि इसमें सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी और क्रिश्चियन को लिया गया था। तो मुस्लिम को क्यों नहीं लिया गया? तो क्योंकि इंडिया एक सेकुलर प्रिंसिपल पर चलता है, तो उसको किसी भी रीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था। तो इसका एक और क्रिटिसिज्म निकला मुस्लिम को, जो इसको हटा के रख दिया गया। और इसका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि एक असम समझौता जो हुआ था उसके वजह से। और ये साथ में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का भी भेदभाव करता है। और भी वहाँ पर कुछ ग्रुप थे, उसको भी इस ग्रुप से अलग रखा गया था। फेडरलिज्म का कंसर्न बनता था। तो CCA 2019 का मेन बात यही था कि उस टाइम छः रिलीजियस के लोगों को इंडिया का सिटीजनशिप दिया गया था। ये कब आया था? 2019 में। और ये किस डेट को था? कट ऑफ डेट क्या रखा गया था? 31 दिसंबर 2014। वैसे भी पर्सन जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए थे, उन सबको ये मतलब कि सिटीजनशिप मिल जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या क्या बात था कि ये किस किस को ये ग्रांट करता था सिटीजनशिप ग्रांट, इंडियन सिटीजनशिप। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। और किस किस कंट्री से? अगर कंट्री से बात किया जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड बांग्लादेश। इस 3 कंट्री से ये 6 रिलीजियस के लोग अगर इंडिया में आए हैं, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो बाय नेचुरलाइजेशन के तहत उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसमें एक चेंज कर दिया गया कि 6 शेड्यूल में जो भी स्टेट आते हैं अंडर 6 शेड्यूल प्लस स्टेट अंडर इनर लाइन लिमिट, एग्जाम्पल में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इट मीन स्टेट अंडर इनर लाइन परमिट, और जो भी 6 शेड्यूल में स्टेट है। प्लस इनर लाइन परमिट।
तो इनर लाइन परमिट वैसे स्टेट को कहते हैं, मतलब कि कौन कौन स्टेट्स में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। और 6 शेड्यूल में कौन कौन स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट थे, सिक्किम को छोड़ करके, सिक्किम भी नॉर्थ स्टेट का ही पार्ट है, तो सिक्किम को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट में ये मतलब कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम में अप्लाई होगा सिर्फ, और बाकी सारे जो भी स्टेट हैं वहाँ पर अप्लाई ये हो जाएगा। ये कुछ चेंजेस इसमें हुए थे। अब इसका सबसे मेन क्रिटिसिज्म खाली सुन लीजिए, एक ये था कि ये मुस्लिम वालों ने इसका बहुत विरोध भी किया था कि अगर सबको दे रहे तो मुस्लिम को क्यों नहीं, क्योंकि ये इंडियन सेकुलर प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान तीनों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ जो नेबरिंग कंट्री में है और उसको वहाँ डर लगता है, और वो इंडिया 31 दिसंबर 2014 के पहले, ये भी डेट लिख लीजिए, डेट कब से, 31 दिसंबर 2014, जो भी पहले लोग इंडिया में आए होंगे 6 रीजन से, उसको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसमें क्या था, इसमें भी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उसने किसी इंडियन से शादी कर लिया हो, या ए माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन हो, या पर्सन हु पेरेंट रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, पर्सन इज रजिस्टर्ड एज ओसीआई होल्डर, उन सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। 2024 में ये अपडेट हुआ था MEA के द्वारा, टू इन्फोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2029। और उसमें क्या क्या अमेंड हुआ, पीछे सुन लीजिए, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, ए माइनर चाइल्ड ऑफ एन इंडियन सिटीजन, पर्सन हु पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, parent or the person was citizen of independent India, और person is registered as a OCI कार्ड होल्डर, उन सबको वो सभी लोग बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम बात को यहाँ पर लिख दिए हैं। और 2019 एंड 2024 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, 2020 सेम टू सेम मतलब कि इन्फोर्स करने वाला था 2029 का भी, कि इस 6 रिलीजियस को इंडिया में इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, सिर्फ इन 6 को। कौन कौन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, और कहाँ से आए हुए हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को। और इसका कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014। यहाँ पर भी सेम चीज़ को था, 31 दिसंबर 2014। और साथ में इसका जो ईयर है घटा करके 5 साल कर दिया गया था। तो 2024 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो मेनली 2019 वाले को भी इन्फोर्स करता था। ठीक, अब हम लोग एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, एक NRC और एक NPR। NRC और NPR। NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और NRC क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन।
तो इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा रजिस्टर तैयार करेगी एनपीआर के तहत कि इंडिया में जो भी लोग हैं सभी लोग का, वो इलीगल माइग्रेंट हो या विदेश से आकर के इंडिया में रह रहे हो, सभी लोग का एक रजिस्टर्ड एक डाटा तैयार करेगी जो भी इंडिया में रहते हैं। इसके लिए उनको किसी भी तरह का पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका इसमें नाम चढ़ जाएगा। इसमें लिख सकते हैं ऑल द पीपल हु रेसिडेंट इन इंडिया have entered their data in NPR। तो उसको उन सभी लोगों को NPR में अपना डाटा डालना होगा और इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। इस सबसे पहला काम 2010 में इस तरह का काम स्टार्ट हुआ था और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि ये काम हर 10 साल में रिपीट होना चाहिए। और एनआरसी क्या है? इसका लीगल चेक, कर सकते हैं। इसको लीगल चेक करके जो भी इंडियन सिटीजन है सिर्फ उन्हीं का डाटा, ओनली फॉर डाटा ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन। एनपीआर में सबका डाटा रहेगा और एनआरसी में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप का डाटा। एक और होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। वैसे लोग जो इंडिया के बाहर 180 दिन से 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहता है किसी भी वजह से, किसी बिजनेस की वजह से, तो उसे हम लोग या किसी काम की वजह से, तो उसे हम लोग एनआरआई घोषित कर देते हैं। द पर्सन who live outside India for more than 182 days for any reason such as any work or any business। किसी की वजह से, किसी रीजन से, काम की वजह से, किसी बिजनेस की वजह से अगर वो इंडिया के बाहर जा कर के रह रहा है, 182 डेज से ज़्यादा हो गया उसको इंडिया के बाहर गए हुए, तो उसको एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पर हम लोग अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।